वेलकम बैक नाज़रीन। मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले कहा था कि नए सेगमेंट का आगाज़ करूंगी और नया सेगमेंट जो मैं आपके लिए लेकर आई हूं, जो कि मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि हेल्थ के ऊपर ही बात करेंगे। आज का पूरा मौजू जो है वो मैं सेहत के ऊपर लेकर आई हूँ, क्योंकि सेहत से बढ़कर कुछ नहीं होता। अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत होती है सेहत। और बहुत सारे ऐसे अमूमन पेशेंट्स मैंने देखे हैं जो कि डायबिटिक का शिकार होते हैं, यानी डायबिटीज़ का शिकार होते हैं, शुगर पेशेंट्स होते हैं। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि न्यूबॉर्न बेबीज़ के अंदर भी शुगर पाई जाती है और उनको पता नहीं चल पाता, और जो पेरेंट्स होते हैं उनको भी नहीं पता होता कि बच्चा जो है वो शुगर का शिकार हो चुका है, डायबिटिक है। और जिस तरीके से हम दीगर बच्चों को देखते हैं जो कि टीनेजर्स बच्चे होते हैं, वो लोग भी डायबिटीज़ पेशेंट्स होते हैं। तो ये तमाम जो है कॉम्प्लिकेशंस आती क्यों हैं और कहाँ कहाँ जो है इन कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ता है और किस सूरत हाल के अंदर जो है वो हमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। और शुगर की जहाँ तक हम बात करें तो शुगर एक ऐसा मर्ज़ है जो कि अमूमन पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा रेशो पाया जाता है शुगर का, और यहाँ पर हम देखते हैं कि हर दूसरा बंदा जो है वो इस मर्ज़ का शिकार हुआ होता है। तो आज प्रोग्राम के अंदर हम तमाम इसी के ऊपर बात करेंगे, तमाम चीज़ें हाईलाइट करेंगे आपको कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिससे आप बच सकते हैं और शुगर के अंदर किन किन चीज़ों से आप लोग प्रोटेक्शन हासिल कर सकते हैं। तो मेरे साथ प्रोग्राम के अंदर जो आज गेस्ट मौजूद हैं वो है डॉक्टर उबैद हाशमी साहब। आपको वेलकम करूँगी प्रोग्राम के अंदर, जो कि एक कंसल्टेंट है, डायबिटोलॉजिस्ट हैं अल मुस्तफ़ा हॉस्पिटल के अंदर। अच्छा, सबसे पहले तो मेरा आपसे यही सवाल है कि जो शुगर के अमराज हम सुन रहे होते हैं अमूमन, और देख रही हूँ कि पाकिस्तान के अंदर फ्रिक्वेंटली बहुत ज़्यादा केसेस डेवलप होते जा रहे हैं और अमूमन पाकिस्तान का रेशो बहुत हाई है इस चीज़ में। तो शुगर की वजूहात क्या हैं, क्यों जो है वो अमूमन यंगस्टर्स के अंदर भी इतना पाया जा रहा है? जी शुक्रिया आपका। वर्ल्ड डायबिटीज़ डे पे हर साल हम ये प्रोग्राम करते हैं और पाकिस्तान में डायबिटीज़ बेशक बहुत ज़्यादा है और चाइना, इंडिया, अमेरिका के बाद चौथा या पांचवा नंबर हमारा है जहाँ डायबिटिक पेशेंट हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। ऑब्वियसली हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है तो हमारे यहाँ डायबिटिक पेशेंट भी ज़्यादा होंगे। तो एक तो ये ऑब्वियस रीज़न है। दूसरा ये कि हमारे यहाँ कुछ ऐसे सोशो कल्चर रिस्क फैक्टर्स हैं। आपको अंदाज़ा है कि डायबिटीज़ में फैमिली हिस्ट्री बड़ी मैटर करती है। तो अक्सर हम ये देखते हैं कि फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज़ किसी को है, अम्मी को, अब्बू को, भाई को, बहन को, तो फैमिली में डायबिटीज़ रन करती है। और अक्सर शादियां हमारी जो कम्युनिटी में होती हैं वो फैमिली मैरिजेस हैं। 25-30% 1/3 शादियाँ मामू के बेटे और फुप्पी की बेटी और कज़न मैरिज बहुत हमारे यहाँ। एक ही बात शेख बरादरी में करेंगे, बात सैयद बरादरी में करेंगे, बात चिन्नौट बरादरी में करेंगे, उस बरादरी से बाहर नहीं करेंगे। तो ऐसे में जो जेनेटिक फैक्टर है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो फैमिली हिस्ट्री बड़ा मैटर करती है। दूसरे रैपिड जो ओबेसिटी है, ओबेसिटी को मेजर करने के दो तरीके हैं। हाइट के हिसाब से वजन, जिसको हम BMI कहते हैं, या वेस्ट सर्कमफ्रेंस, ये जो एब्डोमेन का हमारी गर्थ है। तो ये दोनों तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं। तो अगर आप मिसाल के तौर पर 5 फीट वजन है, 5 फीट किसी का कद है, तो उसका वजन 55-56 kg ऐसे होना चाहिए। लेकिन बुलबुल इतना नहीं है, उसका वजन उससे ज़्यादा है। अच्छा। तो ये BMI ज़्यादा हो गई। एवरेज नॉर्मल BMI 25 होनी चाहिए, लेकिन लोगों की 27 है, 28 है, 29 है, 30 है। इसी तरह एब्डोमिनल गर्थ, जिसको हम बेस सर्कमफ्रेंस बोलते हैं ना, नेवल पे, नाव पे, तो ये एब्डोमिनल गर्थ भी लोगों की बढ़ती जा रही है। स्पेशली खवातीन की, जो मैरिड खवातीन हैं, उनकी ये एब्डोमिनल गर्थ बढ़ती जा रही है, जिसको हम बेस सर्कमफ्रेंस, यानी फैट आना शुरू हो जाता है। एग्जैक्टली। और मेंटल फैट जो बढ़ना शुरू हो जाता है और वो उसकी वजह से फिर वो रिस्क फैक्टर बन जाता है डायबिटीज़ के लिए, लिपिड डिसऑर्डर के लिए। तो नॉर्मल ये होना चाहिए 80 सेंटीमीटर खवातीन में, यानी करस्पॉन्डिंगली 31-32 इंचेस, और मर्दों में ये होना चाहिए 90 सेंटीमीटर, करस्पॉन्डिंगली 36-37 इंचेस होना चाहिए। लेकिन बिलअमूम ये इससे ज़्यादा है। तो जहाँ बेल्ट बांधते हैं वहाँ नहीं, जहाँ बेल्ट बांधते हैं वहाँ नहीं। ये जो मैक्सिमम प्रोटूबरेंस है, मैक्सिमम जो पेट निकला हुआ है, इसको इस पर ली जाती है। तो हमारी ऑब्जर्वेशन ये है कि जो डायबिटिक पेशेंट खवातीन है ना, 95% की वेस्ट सर्कमफ्रेंस ज़्यादा है। अच्छा। 95% की वेस्ट सर्कमफ्रेंस ज़्यादा है। और उन्हीं खवातीन में कोई 60% खवातीन ऐसी हैं प्लस जिनका वजन BMI के हिसाब से ज़्यादा है। तो ये दूसरा रिस्क फैक्टर है। एक फैमिली हिस्ट्री मैंने बताया कि जेनेटिक फैक्टर, दूसरे ये कि वो ओबेसिटी, चाहे उसको आप BMI से नापें या उसको एब्डोमिनल गर्थ से नापें। तीसरे हमारे यहाँ अब फिजिकल एक्टिविटी का लेवल बहुत कम हो गया है। फिजिकल एक्टिविटी स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, चलना फिरना लोगों ने बहुत कम कर दिया। स्कूल में प्ले ग्राउंड्स होते थे, स्पोर्ट्स होती थी, वो सब खत्म हो गई। बेंगलोर के अंदर स्कूल हैं, बच्चे उसी में गए आ गए।
उसमें कोई स्पोर्ट एक्टिविटीज़ नहीं होती, कोई स्पोर्ट्स पे वीकेंड नहीं होता, कोई उसके अंदर एक्टिविटीज़ नहीं होती, गेम्स नहीं होते। और यानी फिजिकल फिटनेस इतनी ज्यादा नहीं बिल्कुल है। नहीं। इसके अलावा जो मोहल्लों में गली कूचों में जो ग्राउंड्स थे, प्ले ग्राउंड्स थे, खत्म कर दिए गए वो भी हैं। खत्म कर दिए गए, तो वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज नहीं है। हमने अपने बचपन में रोडों पे क्रिकेट खेल ली, बिल्कुल ऐसे लेकिन ही। आज तो बच्चे रोड पे भी क्रिकेट खेलते हुए नजर नहीं आते, वो बच्चे गेम्स खेल रहे वो हैं। पेरेंट्स ने मोबाइल ला के दे दिया, टैब्स जी, ला के दे दिए, exactly। वो एक्टिविटीज चेंज हो गई तो ना। वो कमरे की हद तक महदूद हो गए, उस पर गेम्स खेल रहे हैं। तो फिजिकल एक्टिविटी खवातीन की भी खत्म, हमारे बच्चों की भी खत्म। तो नतीजे में क्या होगा, डायबिटीज प्रोन करेगी। फिर जंक फूड्स बहुत इस्तेमाल हो गए, Exactly। ऑयल हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, हमारे यहाँ गोश्त बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, सब्जी खत्म होती जा रही है। सब्जियाँ हमारे यहाँ नहीं खा रहे लोग, फ्रूट्स नहीं खा रहे। फ्रूट भी सिर्फ गिने चुने एक दो, केला खा लिया या सेब खा लिया, वो भी कभी कभी वंस इन अ ब्लू कभी मून। कभार। एग्जैक्टली। तो जब हम फ्रूट्स नहीं खाएंगे, वेजिटेबल्स नहीं खाएंगे, रॉ वेजिटेबल नहीं खाएंगे, हम ऑयल ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, हम फैट ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, मीट ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, और एक्सरसाइज नहीं करेंगे, ओबेसिटी डेवलप करेंगे, और फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होगी, तो डायबिटीज़ के इम्कान रहेंगे। यानी आप ये कह रहे हैं कि इनहेरिटेंस के भी असरात होते हैं। इनहेरिटेंस की वजूहात सबसे ज़्यादा होती हैं जो कि फैमिली के अंदर पाई जाती हैं। अगर नानी, दादा या किसी भी फैमिली के अंदर कोई भी डायबिटिक पेशेंट है, तो ये बड़े चांसेस होते हैं कि उन्हीं फैमिली के अंदर जो है बच्चे भी डायबिटिक का शिकार हों। अच्छा, ये तमाम इशूज़ तो हम लोग शुरू से देखते हुए आ रहे हैं कि इनहेरिटेंस का बड़ा इशू आता है, क्योंकि फैमिली इनहेरिटेंस होता है तो ये चीज़ डेवलप होकर आ जाती है इन फ्यूचर में। अगर मैं शुगर की बात करूँ तो शुगर की ट्रीटमेंट बेसिकली क्या होती है, कौन कौन से इसके टेस्ट होते हैं, और जब टेस्ट कराए जाते हैं तो कब पता चलता है कि शुगर पॉजिटिव है? सही है। अब इसमें तशखीस की बात है कि बाज़ लोगों में अलामतों से पता चल जाता है, साइन सिम्टम से मतलब बस मिसाल अच्छा, के तौर- सिम्टम्स क्या होते हैं, मेजर सिम्टम्स सही। बताएं। अच्छा, सिम्टम जो है बिलुमूम ब्लड शुगर काफ़ी बढ़ी हुई हो तब सिम्टम्स आते हैं। अच्छा, यूजुअली थोड़ी बहुत शुगर बढ़ी हुई हो तो पता उसमें नहीं सिम्टम नहीं चलता। आते, तो इसलिए इसको साइलेंट भी बाजू कर कहते हैं ना। साइलेंट किलर है। जी हाँ, जैसे हमारे यहाँ मशहूर है कि भाई पेशाब ज़्यादा आ रहा है, प्यास ज़्यादा लग रही है, भूख ज़्यादा लग रही है, वजन गिर रहा है, ये क्लासिकल सिम्टम्स है, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, तो इसको क्लासिकल कहते हैं। लेकिन ये शुगर बहुत ज़्यादा हो, 300, 400, 500 शुगर हो तब होती है। एक छोटी सी अलामत, रात को पेशाब का उठना। रात को अगर पेशाब के लिए किसी को पहले नहीं उठता था, अब उठना पड़ता है रात को 1 मरतबा, 2 मरतबा, और खाना खाने के बावजूद नॉर्मल वजन गिर रहा है 1 किलो, 2 किलो। यह जनरल बॉडी एक है, बदन में दर्द रहता है, सुस्ती महसूस होती है, कमजोरी महसूस होती है, ये बड़ी वेग किस्म की सिम्टम्स हैं। अच्छा, क्लासिकल सिम्टम के पेशाब ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा आता है, प्यास बहुत लगती है, हलक खुश रहता है, वजन गिर रहा है, ये अलामतें निस्बतन कम नज़र आती हैं। तो लेकिन ये अलामतें हैं, और जो निस्बतन कम अलामत है, रात को पेशाब के लिए उठना और वजन का गिरना, बदन में दर्द होना, सुस्ती का होना। लेकिन हमारे जितने माहिरीन हैं पाकिस्तान में, एशिया में, वो ये कहते हैं जो पाकिस्तान, हिंदुस्तान का, एशिया का आदमी है, साउथ ईस्ट एशिया का आदमी है, अगर उसकी उम्र 25-30 साल से ऊपर है और अगर उसकी फैमिली में किसी को डायबिटीज़ है, तो वो सिम्टम आने का इंतजार ना करे, वो चेक कर ले, ब्लड शुगर टेस्ट कर ले। यानी उसका टेस्ट लाजमी है। एग्जैक्टली, वो टेस्ट कर ले। अगर पाकिस्तानी हिंदुस्तानी है, अगर उसका वजन नॉर्मल से ज़्यादा है, उसकी फैमिली में किसी को डायबिटीज़ है, तो 25-30 साल की अगर उसकी उम्र हो चुकी है, तो अपनी ब्लड शुगर वो चेक कर लें। अच्छा, अब हमारे पास जैसे पेशेंट्स आते हैं ना, तो अब पेशेंट्स हमसे पूछते हैं, हम उनसे पूछते हैं भाई तुम्हारी फैमिली में किसी को डायबिटीज़ तो नहीं? नहीं जनाब, हमारी फैमिली में किसी को डायबिटीज़ नहीं है। मैं उनसे ये कहता हूँ कि तुम्हारी फैमिली में डायबिटीज़ किसी को है या नहीं, किसी का टेस्ट हुआ है, वो लाके दिखाओ मुझको। नहीं, टेस्ट तो किसी का फैमिली नहीं हिस्ट्री दिखाओ। हाँ, नहीं, किसी का टेस्ट हुआ है। जब तक किसी का ब्लड शुगर टेस्ट ना हो, कोई नहीं दावा कर सकता कि मुझे शुगर नहीं है। तो ये अलामतों की बात होगी। तशखीस जो है वो बहुत आसान है, ग्लूकोमीटर से एक ड्रॉप ब्लड लेके 10 सेकंड में ब्लड शुगर का रिजल्ट मालूम हो जाता है। अच्छा, यानी 10 सेकंड के अंदर 10 आ सेकंड जाता में है। बहुत सारे मीटर ऐसे अवेलेबल, 10 सेकंड में बता देंगे। ठीक ना है। ब्लड शुगर यहाँ से देके लेबोरेटरी से भी चेक हो सकती है। यानी टेक्नोलॉजी इतनी वास्ट हो चुकी है कि 10 मिनट के अंदर जो है वो आपको पता चल जाएगा कि आप डायबिटिक पेशेंट हैं या फिर नहीं हैं। और बहुत सारी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जो कि इन पेशेंट्स के साथ होती हैं, वो भी मैं डिस्कस करूंगी डॉक्टर साहब के साथ। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाऊंगी, ब्रेक से वापस आऊंगी, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह।
जी नाज़रीन, मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम डायबिटिक पेशेंट्स के हवाले से बात कर रहे थे और बहुत सारे ऐसे असरात होते हैं जो कि डायबिटिक पेशेंट को जो है वो महसूस हो रहे होते हैं। उन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे और डायबिटिक डे जो बनाया जाता है वो 14 नवंबर को मनाया जाता है और 13 नवंबर के अंदर जो है वो एक फैमिली फ़न गाला रखा गया है जो कि अल मुस्तफ़ा मेडिकल सेंटर की जानिब से ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है, जिसके अंदर बहुत सारे टेस्ट भी किए जाएंगे लोगों के और बहुत सारी एंटरटेनमेंट की एक्टिविटीज़ भी वहाँ पर मौजूद हैं। और साथ में उस हवाले से भी जानूँगी कि अल मुस्तफ़ा की जो ये खिदमात हैं लोगों के लिए ये कब से जो है वो जारी और सारी हैं, क्योंकि अल मुस्तफ़ा को मैंने हमेशा देखा, अल मुस्तफ़ा मेडिकल सेंटर को ये हमेशा लोगों के लिए कोई नई चीज़ जो है, नई एक्टिविटीज़ जो है वो मुतारिफ़ करवाते ही रहते हैं ताकि लोग जो है वो इसमें इंगेज रह सकें और लोग जो है वो अपनी कहते हैं ना कि अपनी ज़िंदगी से बाहर आके इन एक्टिविटीज़ का पार्ट बन सके। डॉक्टर उबैद, जिस तरीके से आप लोग डायबिटिक डे मनाते हैं, यानी 13 को आपने जो है एक इवेंट रखा हुआ है, उस इवेंट के बारे में ज़रा लोगों को बता दें। बहुत सारे लोग जो है वो अभी हमें देख भी रहे होंगे, तो उसके अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ लोगों के लिए मौजूद हैं, कौन कौन से टेस्ट लोगों के किए जाएंगे? वर्ल्ड डायबिटीज़ डे 92 से दुनिया भर में मनाया जा रहा है और अल मुस्तफ़ा में कोई 25 साल से हम वो तो सेलिब्रेट करते हैं। जो डायबिटिक पेशेंट हैं वो तो अपना ट्रीटमेंट कर ही रहे हैं ना, वो तो डॉक्टर के पास जा रहे हैं, इलाज कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, दवाएं खा रहे हैं। जो डायबिटिक नहीं हैं, यंग लोग हैं या जिनको डायबिटीज़ मालूम नहीं है, तो ये उनको अवेयरनेस देने के लिए एक एक्टिविटी होती है कि पब्लिक लेवल पे एक्टिविटी है, मास लेवल पे एक्टिविटी है। जो पासर्स बाएँ हैं, जो बसों से उतर रहे हैं, बाज़ारों में आ जा रहे हैं, अस्पताल में आ रहे हैं या पेशेंट को ला रहे हैं, 5-6 उनके अटेंडेंट्स हैं, तो वो सब रिस्क फैक्टर्स पर हैं कि इनको डायबिटीज़ तो नहीं है। तो इस किस्म की एक्टिविटी का मकसद ये होता है कि किसी को अगर डायबिटीज़ नहीं भी है तो कम से कम आके डायबिटीज़ के मुतालिक कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन यानी अवेयरनेस ले लें। एक बात। दूसरी बात कहीं खुदा ना खासा उसको भी तो कोई अलामत नहीं है, उसकी फैमिली में किसी को डायबिटीज़ है, उसका वजन, हाँ, उसका वजन कितना है, कहीं वजन ज़्यादा तो नहीं है, BMI ज़्यादा तो नहीं है, उसकी वेस्ट सर्कमफ्रेंस कितनी है, ज़्यादा तो नहीं है। तो हम उसको एक इन्विटेशन देते हैं कि आप ब्लड शुगर फ्री टेस्ट करा लें, स्क्रीन करने के लिए आप आके टेस्ट करा लें, तो आपको 10 सेकंड में मालूम हो जाएगा कि ब्लड शुगर खुदा न खास्ता आपको तो नहीं है। कंकॉमिटेंट आपका वजन भी चेक हो जाएगा, BMI भी चेक हो जाएगी, आपका वेस्ट सर्कमफ्रेंस भी चेक हो जाएगा, साथ साथ ब्लड प्रेशर भी देख लेंगे, इसलिए वो भी साइलेंट एक प्रॉब्लम है, तो वो भी चेक हो जाएगा। अगर वहाँ चेक हो गया ब्लड शुगर, वहाँ टेस्ट हो गया BMI, वहाँ टेस्ट हो गया वेस्ट सर्कमफ्रेंस, वहाँ ब्लड प्रेशर चेक हो गया, थोड़ी अवेयरनेस मिल गई और वो उसने अवेयरनेस को कैरी किया अपने दोस्तों में, घर पे, तो ये मैं समझता हूँ मतलब बड़ा अच्छा है, सदका जारिया चीज़ है कि अगर आप किसी भी बंदे को इन तमाम चीज़ों से बचा रहे हैं या कोई इंसान के अंदर सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं या किसी को पता ही नहीं कि शुगर का मर्ज़ है क्या, तो उसके लिए बड़ा इजी है ये कि आप लोग के पास आए और बड़ी एक्टिविटीज़ भी उसके अंदर मौजूद हैं जो लोग वहाँ पर जो है उसका पार्ट भी बन सकते हैं और इन्जॉय भी कर सकते हैं वहाँ पर आकर। तो ये एक अल मुस्तफ़ा मेडिकल सेंटर की एक काविश है जो कि तमाम लोगों के लिए की जा रही है। 13 नवंबर को आई थिंक ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है और 14 को जो है वो डायबिटिक डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें लोगों को मुख्तलिफ किस्म की अवेयरनेस दी जाती है अबाउट डायबिटिक पेशेंट्स के साथ क्या क्या चीज़ें होती हैं या डायबिटीज़ बेसिकली है क्या, उस हवाले से बताया जाता है। अच्छा डॉक्टर उबैद, मोस्टली मैंने पेशेंट्स को देखा है जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं या जो जिनमें अलामात होती हैं उनको पता ही नहीं चल पाता कि हम जो है डायबिटिक का शिकार हो रहे हैं या डायबिटीज़ पेशेंट हैं हम, तो उनके साथ क्या ये जो आपने अलामात बताएं कि ये चीज़ें भी हो सकती हैं, लेकिन उनके साथ ये सर्कमस्टेंसेस भी आते हैं कि मैंने उनको देखा है कि नॉर्मल होते हैं बिल्कुल ज़िंदगी के अंदर, हेल्दी हुए होते हैं, लेकिन ये कहते हैं ना जब डायग्नोस होता तो ये निकलता है कि शुगर के पेशेंट है। तो जैसे कि आपने इलामात बताएं, जैसे कि आपने सिम्टम्स बताएं, तो सिम्टम्स जिनको नहीं भी होते वो लोग भी डायबिटीज़ का शिकार होते हैं? बिल्कुल होते हैं। मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया ना कि पाकिस्तानी अगर हिंदुस्तानी कोई है, अगर उसका वज़न नॉर्मल से ज़्यादा है और उसकी फैमिली में डायबिटीज़ है तो अलामत होने का इंतजार ना करे, वो टेस्ट। और अगर फैमिलीज में डायबिटिक पेशेंट कोई भी नहीं है, फिर उसकी एज तो हो गई है, उसका वजन तो नॉर्मल से ज़्यादा है, वो स्क्रीन कर ले साल में एक बार, अगर नहीं भी आता अगले साल फिर करे। अच्छा, इसकी एक और शिकायत ये हो सकती है कि मीठा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, कसरत से इस्तेमाल करना, ये मिथ है। बेसिकली मीठा इस्तेमाल करे या कोई भी चीज़ इस्तेमाल करे, उससे क्या होगा? उससे होगा वजन बढ़ेगा। टेंशन से भी होती है, टेंशन जो है, डिप्रेशन, ये टेंशन, दुनिया भर में बहुत बहस पहले होती थी कि टेंशन से, स्ट्रेस से डायबिटीज होती है, लेकिन टेंशन को आप मेजर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। स्ट्रेस को मेजर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कोई स्केल है, कोई यूनिट से नहीं कर सकते। एनॉर्मस टेंशन है, एनॉर्मस स्ट्रेस है, अच्छा, उससे कॉर्टिसोल लेवल, नॉर एड्रेनलिन जो हार्मोन है वो बढ़ सकते हैं, वो भी आर्जी तौर पर। कंटिन्यूअस स्ट्रेस, अब बहुत से लोगों की लाइफ ही स्ट्रेसफुल है, 14-14 घंटे काम करते हैं, लोग 2-2 शिफ्ट में काम करते हैं, कोई नाइट ड्यूटी काम करता है, पेन बहुत ज़्यादा होता है, किसी को फैमिली स्ट्रेस है, किसी को कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस है,
किसी को कोई हेल्थ का स्ट्रेस है, किसी को कोई और स्ट्रेस है, कोई साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है। वैसे भी हमारी कम्युनिटी में ख़वातीन में स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा पाया जाता है। GAD बहुत कॉमन है, लेकिन ये दे कैन नॉट बी डायरेक्टली रिलेटेड टू डायबिटीज़। ओके, रिलेशनशिप डायबिटीज़ का यही है कि फैमिली में किसी को है, जेनेटिक फैक्टर, ओबेसिटी है, किसी का वेस्ट सर्कमफ्रेंस ज़्यादा है, या कॉन्कॉमिटेंट किसी को पहले से ब्लड प्रेशर है, तो उसको भी डायबिटीज़ होने के इम्कान है। प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ अगर किसी को हुई थी, उसमें भी आगे चल के यानी न्यूबॉर्न बेबी के अंदर भी न्यूबॉर्न बेबी नहीं, जो मदर है, मदर को अगर प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ हुई, खुदा ना खास्ता, पहले नहीं थी डायबिटीज़, लेकिन अगर उसको प्रेगनेंसी के दौरान हो गई तो उसको आगे चांस है फुल डायबिटीज़ होने का। अच्छा, एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है जी। कौन और कहाँ से बात करें? हेलो, अपनी टीवी का वॉल्यूम जो है वो कम करते हैं, मुझे आपकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। हेलो, इनसे पूछ लें इनका क्या क्वेश्चन है, मैं प्रोग्राम के अंदर डिस्कस कर लूँगी। अच्छा, जैसे कि आपकी अल-मुस्तफ़ा मेडिकल सेंटर के अंदर भी बड़ी ख़दमात हैं और इसी तरह की जो है वो सर्विसेज आप वहाँ प्रोवाइड कर रहे होते हैं। जब आपके पास पेशेंट्स आते हैं और वो डायबिटिक पॉजिटिव होते हैं, डायबिटीज़ पेशेंट्स हो जाते हैं जब, तो क्या सिम्टम्स उनके अंदर आप अमूमन नॉर्मली देख रहे होते हैं? और अगर सिम्टम्स आपके पास वो पॉजिटिवली अप्रूव भी होगा कि ये डायबिटिक पेशेंट है, तो उसके बाद ट्रीटमेंट क्या दी जाती है? अच्छा, ट्रीटमेंट जो है वो उसमें 3-4 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। पहले तो उसको बताना कि डायबिटीज़ हो गई है, और 2 चीज़ें उसको समझाते हैं हम। पहले तो ये डायबिटीज़ लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम है, ये 1 दिन 1 महीना 1 साल की नहीं है, लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम जी। दूसरी ये कि अगर डायबिटीज़ कंट्रोल आपने नहीं की तो कॉम्प्लिकेशन हो सकती है ना, एक्यूट भी, क्रॉनिक भी, गुर्दे पे, दिल पे, दिमाग पे, पाँव पे, इस पे असरात पड़ सकते हैं। अब उसमें क्या करना है कि आपने ब्लड शुगर टेस्ट करते रहना है, डाइट और एक्सरसाइज का ख्याल रखना है, जो दवाई आपको सजेस्ट की जा रही है, प्रिस्क्राइब की जा रही है, उसको इस्तेमाल करते रहना है, और अपने ब्लड शुगर को मॉनिटर करना है, अपनी सेहत को मॉनिटर करना है। और पीरियडिकली जितना डॉक्टर उसको बताया कि भाई आपने 15 दिन में आना है, या 1 महीने में आना है, या 3 महीने में आना है, या आपकी सिचुएशन अच्छी है तो आप 6 महीने में आना है, तो उसको फॉलोअप रखना है डॉक्टर के साथ। ठीक है, यानी मेडिकल केयर के हिसाब से तमाम चीज़ों को अरेंज करना है। अच्छा, जो कॉलर अभी हमारे साथ मौजूद थे, उनका नाम आफ्ताब है, वो कह रहे हैं कि मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ और काफ़ी टाइम से डायबिटिक पेशेंट हूँ, और मेरा जो है ना वो आई का ऑपरेशन है, यानी मेरे आँखों में मोतिया आया हुआ है, तो उसका मुझे ऑपरेट करवाना है, और अगर मैं ऑपरेट करवाऊँगा तो मेरा शुगर लेवल मैक्सिमम कितना होना चाहिए अगर मैं ऑपरेशन की तरफ जाता हूँ तो? ये कोई भी ऑपरेशन कराना हो या ऑपरेशन नहीं भी कराना हो, ब्लड शुगर नॉर्मल लेनी चाहिए। अगर आदमी को ऑपरेशन नहीं भी कराना तो ब्लड शुगर नॉर्मल लेनी चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि खाने से पहले 100 के करीब करीब हो, 100-110 ऐसे हो, और खाना खा लिया, नाश्ता कर लिया, 2 घंटे के बाद 150-160, इससे ज़्यादा ब्लड शुगर नहीं होनी चाहिए। अच्छा। और खाली ऑपरेशन के दिन शुगर नॉर्मल ना हो, ऐसा नहीं कैसे ऑपरेशन के दिन, ऑपरेशन के घंटे के वक्त, रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर भी इतनी नॉर्मल हो, 2-4 दिन 6 दिन पहले भी नॉर्मल हो, उसके बाद भी नॉर्मल हो। ठीक है। अच्छा, मैंने देखा है कि जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनको ट्रीटमेंट के तौर पर इंसुलिन दी जाती है। अब इंसुलिन बहुत सारे पेशेंट्स लगा रहे होते हैं, तो इंसुलिन किस वक्त दी जाती है, यानी कौन से लेवल के ऊपर आकर कहा जाता है कि अब मेडिसिन के बाद आपने ये इंसुलिन लगानी है? देखिए, इंसुलिन जो है वो किसी भी डायबिटिक पेशेंट की ट्रीटमेंट का इंटीग्रल पार्ट है। जब तक डाइट से काम चल रहा है, जब तक एक्सरसाइज से काम चल रहा है। जी जी, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है जी। कौन और कहाँ से बात करें? हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? आई थिंक हमारी कॉल ड्रॉप हो गई है जी। डॉक्टर साहब, तो इंसुलिन है वो इंटीग्रल पार्ट है डायबिटीज के मैनेजमेंट का। जब तक डाइट से काम चल रहा है, जब तक एक्सरसाइज से काम चल रहा है, जब तक दवाओं से काम चल रहा है, जब नहीं चल रहा तो इंसुलिन की ज़रूरत है उसको। कुछ जगहों पे लाजमी, जैसे प्रेगनेंसी अगर है, कहीं पे कोई ऑपरेशन होना है, कोई आईसीयू में एडमिशन है, कोई और ऐसी सीवियर कॉम्प्लिकेशन अगर पेशेंट के साथ है, एक्यूट इमरजेंसी है, तो वहाँ तो इंसुलिन लाजमी लगानी है। सही। किसी को हार्ट अटैक हो गया, किसी के गुर्दे ख़राब हो रहे हैं, तो वहाँ भी इंसुलिन लाजमी लगानी है। और उन तमाम लोग जो डायबिटिक पेशेंट है, एक वक्त 6 साल, 8 साल, 10 साल के बाद
लाजमी उनको इंसुलिन लगानी ही पड़ती है। ठीक है। अच्छा, अगर मैं डायबिटीज़ की बात करूं या शुगर के मर्ज़ की बात करूं तो पाकिस्तान के अंदर इसका अब तक प्रॉपर इलाज क्यों ना आ सका कि जड़ से ख़त्म की जाए इसको? क्योंकि मैंने देखा है कि जो डायबिटिक पेशेंट होता है वो पूरी ज़िंदगी इसी से सर्वाइव कर रहा होता है और डायबिटीज़ के साथ ही गुजर रहा होता है। तो ऐसा कोई प्रॉपर अब तक इलाज क्यों नहीं दरियाफ्त हो सका कि जो शुगर के मर्ज़ को ख़त्म कर सके? जितने मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं ना, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर हैं जिनका इलाज नहीं है। ब्लड प्रेशर का क्या इलाज है? बस कंट्रोल रखिए। कोलेस्ट्रॉल का क्या इलाज है? बस दवा खाते रहिए, कंट्रोल रखिए। लाइक वाइज डायबिटीज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है और इसमें कोई एक फैक्टर नहीं है, कई फैक्टर इन्वॉल्व है। अगर कोई एक चीज़ का पता हो ना, जैसे आपको मालूम है कि भाई ये मलेरिया में इस जरासीम से हुआ है, उस जरासीम की दवाई देने वो ठीक हो जाएगा। टाइफाइड की बीमारी है, टाइफाइड की जरासीम का पता है, उस जरासीम के खिलाफ दवाई देने सही हो जाएगा। लेकिन आपको हमें पता ही नहीं है कि डायबिटीज़ क्यों हुई है और इसकी रीज़न क्या है। तो जब तक हमें मालूम ना, हम इसका इलाज नहीं कर सकते। यानी मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर की वजह से जो है ये चीज़ें आती हैं। ठीक है, एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। जी, कौन और कहाँ से बात करें? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन और कहाँ से बात करें? मैं रियाज बोल रहा हूँ, कराची से। मोहम्मद रियाज बोल रहा हूँ, कराची से। जी रियाज। तो शुगर के बारे में कोई सवाल था हमारा कि शुगर ज़्यादा है तो हम इसको किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं? डॉक्टर साहब से बात करनी थी। सॉरी, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आई, दोबारा रिपीट कीजिएगा सवाल। मैं कह रहा हूँ कि ये डॉक्टर साहब से पूछना था, ये शुगर ज़्यादा है तो हम किस तरह इसको कंट्रोल कर सकते हैं? ठीक है, अगर शुगर ज़्यादा हो जाए तो उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है? ब्लड शुगर टेस्ट करें। ब्लड शुगर टेस्ट करें, सबसे आसान तरीका है। ग्लूकोमीटर लें, उस पर ब्लड शुगर टेस्ट करें, सबसे आसान है। नहीं तो कंट्रोल कैसे करेंगे उसको? कंट्रोल के डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। आपकी कंडीशन क्या है, कब से डायबिटीज़ है, ब्लड शुगर आपकी HbA1c क्या है जो 3 महीने का एवरेज है, आपकी क्लिनिकल कंडीशन क्या है, उसके मुताबिक आपको गोली चाहिए या इंसुलिन चाहिए, ये दोनों चीज़ें मिलाकर चाहिए। अच्छा, घर में कैसे डाइट प्लान को फोकस करना चाहिए? क्योंकि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके लिए बड़ा जो है वो खाने पीने की एहतियात होती है, डाइट प्लान की एहतियात होती है। तो क्या ऐसा डाइट प्लान अपनाना चाहिए कि शुगर लेवल हाई ना हो? अब डाइट प्लान का मतलब ये है कि सारे डाइट प्लान जितने अब तक बने पिछले 60-70 साल से दुनिया भर में, सब नाकाम हो गए। तो उसकी वजह यह है कि हमारी बचपन से एक इमोशनल अटैचमेंट होती है हमारे खाने के साथ। बिल्कुल ऐसे। नाश्ते में किसी को पराठा पसंद है, किसी को नाश्ता ही पसंद नहीं है, किसी को अंडा ऑमलेट पसंद है, किसी को चावल बहुत ज़्यादा पसंद है और डायबिटिक पेशेंट को मना होता है चावल। तो अब दुनिया में हर तरह के लोग मुख्तलिफ चीज़ें खाते हैं। कोई चावल पसंद करता है, कोई रोटी पसंद करता है, कोई गोश्त ज़्यादा खाना चाहता है, कोई डबल रोटी खाना चाहता है नाश्ते में, कोई ब्रेड खाना चाहता है, कोई पराठा खाना चाहता है। तो अब लाग उसको बताया जाए कि भाई आपने ये खाना है, इतना खाना है, गिन के खाना है, वो होता नहीं है। अच्छा, अब नई बात आई है पिछले 25-30 सालों से कराची में, 20 सालों से एक इमोशनल अटैचमेंट है। हमें 2 दरिया पे खाना खाना है, हमें हाईवे पे खाना खाना है। खाने खाने से ज़्यादा एम्यूजमेंट है, एंटरटेनमेंट है ना। 1200-1500 रुपए का एक वक्त का खाना एक आदमी खा रहा है, लेकिन वो खाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ जाना, एंटरटेनमेंट देना। वो खा क्या रहे हैं हम लोग उसमें? सारे जहरीले खाने मेरे हिसाब से। कढ़ाइयाँ, फ्राइयाँ, बिरयानियाँ, बोटियाँ, टिक्के, पराठे, अफगानी पुलाव, चर्बी वाला खाना, फलाना ढिमाका, वो सब चीज़ें रात को हम 12 बजे तक खा रहे होते हैं। बड़ा हैवी खाना खा रहे होते हैं। उसको कवर करने के लिए कोई हम एसिडिटी की दवाई भी ले रहे होते हैं। लेकिन अच्छा, पहले ऐसा होता था, कभी कभी ऐसा होता था, अब दिल चाहता है हर वीकेंड में, बल्कि हर रोज। और जो लोग इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, जो किसी कारोबार से वाबस्ता है, उनको तो तीनों टाइम खाना ही बाहर हो रहा है। जिनकी ट्रैवलिंग ज़्यादा है, बाहर कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट है उनका सुबह नाश्ते में, दोपहर में लंच में, मीटिंग में कोई बाहर का खाना है, रात का खाना है। अब उनको आप बताएं कि आपने ऐसे खाना है, इतना खाना है, इस वक्त खाना है, कभी भी नहीं अपनाएंगे, एप्लीकेबल नहीं हो सकता। और बहुत सारी खवातीन हमारी ऐसी हैं जो घर तक महदूद हैं, वो नाश्ता ही नहीं करती हैं। अब उनको लाख बताएं कि सुबह नाश्ता 8 बजे करना है और ये खाना है, ये खाना है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि पिछले 60-70 सालों में जितनी डाइट रिकमेंडेशन दुनिया भर में आई हैं, वो सब नाकाम हो गई हैं। तब घूम फिर के मैं सिर्फ एक चीज़ कोट करता हूँ। एक बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, अल्बर्टी, इंग्लिश प्रोफेसर हैं, UK के, उनकी उम्र 90 साल हो गई तकरीबन। बांग्लादेश में एक लेक्चर था उनका, तो उनको 45 मिनट्स दिए थे कि भाई डाइट एंड एक्सरसाइज पे, डाइट इन डायबिटीज़ पे आपने लेक्चर देना है 45 मिनट्स का। बहुत बड़ा नाम है डायबिटीज़ में, प्रोफेसर अल्बर्टी। तो वो लेक्चर देने आया तो उन्होंने सिर्फ सिंपली ये कहा, आपने मुझे 45 मिनट्स क्यों दिए? ये मैं आपको 25 साल पहले का बता रहा हूँ। उन्होंने कहा, नॉर्मल डाइट माइनस शुगर इज द डाइट रिकमेंडेड फॉर एवरी डायबिटिक पेशेंट। कि जो आप डाइट खाते हैं, हम लोग बिल्कुल घरों में अगर जो खाना खाते हैं, दाल
पका ली बहुत सारी पानी डाल के, उसमें रोटी डिबो के खा ली, जो दाल बची उसमें चावल डाल के खा लिए, तरकारी पकी है तो खा लिया। बच्चे तो तरकारी वगैरह शायद नाम भी नहीं जानते, उन्हें लौकी न तूरी न भिंडी में खा लें। बच्चों को उनको तो अगर आप पता ही नहीं कहें होगा। बच्चों जरा बताओ आप इस सब्जी का क्या नाम है, शायद वो उनको पता ही ना हो। अब के बच्चे तो उनको पता नहीं है। अच्छा, अगर हम एक दर्जन केले ला के रख दें, 1 किलो सेब ला के रख दें, तो इंशाल्लाह 1 हफ्ते के बाद ही वहीं मिलेगा वो सड़ जाएंगे, लिटरली वो सड़ जाते हैं, क्योंकि हमारे पास डाइट प्लान वाकई इतना स्ट्रांग नहीं हो पाता और हम उसे फॉलो नहीं कर पाते, और इसी की वजह से ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन जो है वो अब हम लोग उसका शिकार होना शुरू हो गए। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाऊंगी, ब्रेक से वापस आऊंगी, देखते नहीं मुस्कुराती सुबह। वेलकम बैक नाज़रीन, मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे डाइट प्लान के हवाले से कि जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनके लिए डाइट प्लान कौन सा अच्छा होता है और वो किस चीज़ को फॉलो करें। लेकिन डॉक्टर साहब ने जैसे कहा कि डाइट प्लान तो हमारे कंट्री के अंदर रिफ्यूज़ हो चुका है और पिछले कई सालों से रिफ्यूज़ हो चुका है, क्योंकि लोग जो है वो डाइट प्लान को फॉलो ही नहीं कर पाते। और यह हकीकत बात है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी के अंदर जंक फूड इतना शामिल हो गया और बहुत सारी चीज़ें बाहर की इतनी ज़्यादा शामिल हो चुकी हैं कि हम लोग जो कहते हैं ना ताज़ा ग़िज़ा होती है, जो कि सब्जियां होती हैं, उस चीज़ से हम बहुत दूर चले गए। और जो हमारी यंग जनरेशन है वो तो दिन ब दिन बहुत ज़्यादा ऑनलाइन फूड की तरफ जा रही है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था। तो ये सारी चीज़ें कहते हैं ना कि अपना नुकसान आप लोगों ने अपने हाथों से ख़ुद बनाया, और जिस तरीके से हम लोग अपनी डाइट को फॉलो कर रहे होते हैं तो उससे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हमारी ज़िंदगी के अंदर ही आ जाती हैं। तो इसी सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए डायबिटिक डे के अंदर आपको अवेयरनेस देने का मकसद ये होता है कि कौन कौन सी चीज़ें आप लोग के लिए बेहतर हैं। और अवेयरनेस की मुराद ये होती है कि अवेयरनेस अगर आप लोग को प्रोवाइड की जा रही है तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको सिम्टम्स कैरी नहीं हो रहे या फिर कोई भी चीज़ आपको प्रॉब्लम कर रही है तो फ़ौरन से पहले अपना टेस्ट करा लिया जाए, और टेस्ट करा के जो है उस चीज़ को डायग्नोज कर लिया जाए, ताकि उस हिसाब से आप लोग की ट्रीटमेंट की जा सके। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि 14 नवंबर को डायबिटिक डे होता है, और 13 नवंबर को अल-मुस्तफ़ा की जानिब से जो है वो अल-मुस्तफ़ा मेडिकल सेंटर की जानिब से जो है वहाँ पर एक फ़न गाला लगाया जाता है फैमिलीज़ के लिए। वहाँ पर बहुत सारे एंटरटेनमेंट की चीज़ें होती हैं फैमिलीज़ के लिए, टेस्ट किए जाते हैं, लोगों के अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं वहाँ पर, ताकि लोगों को पता चल सके बेसिकली डायबिटिक है क्या चीज़ और डायबिटीज़ की वजूहात क्या क्या होती हैं और उसके असरात क्या क्या लोगों के ऊपर आ सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें बताने का मकसद ये है कि आप लोग 13 को वहाँ जाएँ, वहाँ जाके देखें, वहाँ जाके अपने टेस्ट कराएँ, वहाँ जाके एक्टिविटीज़ का पार्ट बने, ताकि आप लोगों को भी पता चल सके कि बेसिकली जो अवेयरनेस होती है डायबिटिक पेशेंट के हवाले से वो होती क्या है। अच्छा डॉक्टर उबैद, जिस तरीके से हम बात करें आपके इवेंट के भी हवाले से, और इवेंट्स के अंदर तो आपने बताया कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आप लोग रखते हैं, लोगों के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम रखते हैं ताकि लोग जो है उससे फ़ायदा उठा सकें। अच्छा, अगर मैं डाइट प्लान के आपने बता दिया कि हमारे तो फॉलो ही नहीं किया जाता, और ये हकीकत बात है, क्योंकि जिस तरीके की हमारी रूटीन होती है वो फॉलो नहीं होती। तो एक डायबिटिक पेशेंट के लिए यही ज़रूरी होता है कि अपने शुगर को मेनटेन रखें, शुगर लेवल को मेनटेन रखें, और वो इसी से हो सकता है कि आप परहेज़ करें अपनी ज़िंदगी के अंदर, और एहतियात का दामन आप कभी ना छोड़ें। तो एहतियात बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, कौन कौन सी एहतियात जो है वो एक डायबिटिक पेशेंट को करनी चाहिए कि अगर उसे पता चल जाए कि भाई मुझे शुगर का मर्ज़ हो गया है, तो अब एहतियात का दामन कैसे पकड़ा जाए? उसमें देखें, अब डाइट की बात हमने कर ली, उसमें मोटी मोटी बात ये है कि कम से कम ब्लड शुगर वो टेस्ट करता रहे, अपनी शुगर टेस्ट करता रहे, लिखता रहे, कभी रात खाने से पहले, कभी रात खाने के बाद, कभी नाश्ते से पहले, कभी नाश्ते के बाद ब्लड शुगर चेक करते हैं। हफ्ते में 1 मरतबा 2 मरतबा, जैसे डॉक्टर ने कहा चेक करता रहे, कम से कम ये काम करे। दूसरी की जो उसको दवाएं बताई गई हैं वो उसको रेगुलर यूज़ करता रहे, और कोलेस्ट्रॉल कम से कम साल में 1 बार, ब्लड प्रेशर महीने में 2 महीने में 1 बार चेक करता रहे। पाँव का मुआयना के पाँव में अगर जलन तो नहीं हो रही, सुन तो नहीं हो रहे, पाँव ठंडे तो नहीं हो रहे, सुइयाँ तो नहीं चुभ रही, तो पाँव का चेकअप भी अपने डॉक्टर के पास जाके कराता रहे। वो गुर्दे का टेस्ट, यूरिन प्रोटीन, यूरिन एल्ब्यूमिन, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं, साल में 1 मरतबा कराता रहे, और जैसा डॉक्टर कहे उसके मुताबिक वो चलता रहे। तो अगर वो ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखे, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रखे, पाँव की हिफाजत करता रहे, गुर्दे के टेस्ट करवाता रहे, डॉक्टर से कांटेक्ट में रहे, ब्लड शुगर अपनी वो टेस्ट करता रहे, और 3 महीने बाद 4 महीने बाद अगर जेब इजाज़त दे तो HbA1c एक टेस्ट होता है कि जो 3 महीने की शुगर का एवरेज होता है, अगर वो नॉर्मल आ रहा है इसको, अगर नहीं है तो डॉक्टर से मशवरा करे, वो कराता रहे, और डॉक्टर से कांटेक्ट में रहे,
और डाइट जितनी पॉसिबल है करता रहे और साथ एक्सरसाइज जितनी पॉसिबल है करता रहे, तो ये करने का काम है जो करना ठीक है। अच्छा, मैंने मोस्टली सुना है डॉक्टर उबैद के जो कि डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको बड़ा एहतियात की ज़रूरत होती है कि कहीं ठोकर ना लग जाए, कहीं कोई चोट ना लग जाए, क्योंकि अमूमन मैंने देखा है कि ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं अगर उनको कोई चोट लग जाए तो वो चोट कभी भी बढ़ती नहीं है, ठीक नहीं होती, वो दिन ब दिन ख़राब होती जाती है और एट द लास्ट मोमेंट मैंने ऐसा भी देखा है कि वो इतनी ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है कि डॉक्टर मशवरा देते हैं या तो टांग काटनी पड़ती है या तो हाथ काटना पड़ता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जहर फैलना शुरू हो जाता है बॉडी के अंदर। तो ऐसा अमूमन होता है? ये सारे डायबिटिक पेशेंट के साथ नहीं होता। ये वो ऐसे पेशेंट हैं जो ना ब्लड शुगर कंट्रोल रखते हैं, ना डॉक्टर से कांटेक्ट में रहते हैं, ना कॉम्प्लिकेशन आने पे सीरियस होते हैं। मिसाल के तौर पर किसी को डायबिटीज़ है और कंट्रोल नहीं है, 300-400 चल रही है, लेकिन वो बॉदर नहीं कर रहा। पाँव में जलन हो रही है, सुन्न हो रहे हैं, पाँव ठंडे हो गए, पाँव से जूती निकल गई, लेकिन बॉदर नहीं कर रहा वो। अच्छा। डॉक्टर के पास नहीं जा रहा, रेमेडी नहीं ले रहा। तो किसी दिन कोई मामूली जख्म हुआ और जख्म का इलाज उसने खुद शुरू कर दिया या मोहल्ले में किसी डॉक्टर के पास शुरू कर दिया, ना ब्लड शुगर कंट्रोल हुई, ना जो सुनपन्ना कंट्रोल हुआ, सिर्फ जख्म का हल्का फुल्का इलाज शुरू हुआ। तो वो बढ़ते फिर जख्म खराब होना शुरू होता है। जब जख्म खराब होता है शुरू, उसके बाद कई टाइम निकलने के बाद वो किसी प्रॉपर शुगर के डॉक्टर के पास पहुंच पाता है, जब तक बहुत देर चुकी हो तब तक जख्म उभर चुके होते हैं, पूरी बॉडी के ऊपर आ चुके होते हैं। अब बात ये देखिए, आप समझेंगे पहले शुगर हुई थी उसको जो कंट्रोल नहीं रही, शुगर होने के बाद फिर सुनपना आना शुरू हुआ और पाँव मुर्दा होने शुरू हुए, उसके बाद जख्म आया। तो इसको रिवर्ट ऐसे ही करना है कि ब्लड शुगर को कंट्रोल करें, सुनपने को कंट्रोल करें, फिर जख्म सही होने का इम्कान अच्छा होगा। फिर एक चीज़ होती है इम्यूनिटी। जैसे अभी कोविड के दिनों में आपने देखा कि कोविड तो बहुत सौ को हुआ, लेकिन बहुत से लोगों को रिकवर कर गए। बाज़ के सिम्टम ही नहीं आए, बाज़ के मामूली सिम्टम आए, लेकिन ऐसे भी लोग थे जिनको प्रॉब्लम हुई, जिनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, जिनको अस्पताल जाने की जरूरत पड़ी, जिनको वेंटिलेटर पे जाना पड़ा, आईसीयू में जाना पड़ा, कुछ की डेथ भी हो गई। तो वही लोग थे जो ओल्ड एज के लोग थे, डायबिटिक थे, हाइपरटेंसिव थे, सीओपीडी के पेशेंट थे, स्मोकर थे, कैंसर के पेशेंट थे और अनकंट्रोल मॉर्बिड कंडीशन के साथ थे, उन्हीं के साथ प्रॉब्लम ज़्यादा हुई। तो अगर पेशेंट डायबिटिक है, उसकी जो इम्यूनिटी भी कम है, हीमोग्लोबिन भी कम है, उसका आयरन भी कम है, B12 भी कम है, विटामिन डी भी कम है, तो जाहिर है कि उसको फिर कोई भी चीज़ के लिए वल्नरेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। सही। तो ये तमाम चीज़ें जो डॉक्टर उबैद हाशमी बता रहे हैं, उन तमाम चीज़ों को आप लोग फॉलो करें, क्योंकि जितना भी आज हमने डायबिटिक पेशेंट्स के हवाले से बात की और जितनी भी डायबिटिक पेशेंट के हवाले से आपको डिस्कशन सुनाई है यहाँ बैठकर, बहुत अमूमन पाकिस्तान के अंदर रेशो पाया जा रहा है और बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है ये। तो इसको कंट्रोल करना भी आपके हाथ में है, क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म जो है डिसऑर्डर है, ये कभी ख़त्म नहीं होता। तो इसको कंट्रोल करना चाहिए और इसके साथ ही आप लोग को जब ज़िंदगी गुजारनी है तो बेहतर यही है कि आप अपनी एहतियात बहुत ज़्यादा करें। जो आप लोग को एहतियात करने का कहा गया, जो परहेज़ करने का कहा गया, अपनी दवाइयाँ जो हैं वो टाइम पे लें, तो ये तमाम चीज़ें जो है वो कंट्रोल में रहकर चल सकती हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि सीवियर कंडीशन में आ जाते हैं, वो बदएहतियाती की वजह से ही आते हैं, तो बदएहतियाती ना करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर उबैद हाशमी, आपने प्रोग्राम के अंदर वक्त दिया। नाज़रीन, जिस तरीके से प्रोग्राम का जो हम लोग इशू लेकर आ रहे होते हैं, प्रोग्राम के हवाले से बात कर रहे होते हैं, तो बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कि सेंसिटिव टॉपिक्स होते हैं, जो कि हम आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव के तौर पर पहुंचा रहे होते हैं। तो आज भी वही सेगमेंट रखा था मैंने, बहुत सारे लोग जो है इस चीज़ का शिकार हुए हुए थे। तो आज का सेगमेंट जो है, आज का प्रोग्राम जो है वो ख़त्म हो गया है, इख्तिताम को पहुँच चुका है अपने। तो मैं जाने से पहले आपको बता दूँ कि यूट्यूब के ऊपर हमारे तमाम प्रोग्राम्स अपलोड होते हैं, तो वहाँ पर जाके मेट्रो वन न्यूज़ का चैनल है, उसे सब्सक्राइब करें। जो भी प्रोग्राम आप लोग देखना चाहते हैं वहाँ पर अवेलेबल होगा, वहाँ से जाकर आप लोग वो प्रोग्राम देख सकते हैं और जो भी चीज़ हैं, इन्फॉर्मेटिव चीज़ें वो वहाँ से आप लोग हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर हाजिर होंगी अल्लाह ने के बाद।